शाह फैसल। जम्मू कश्मीर में सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में पहला रैंक लेने वाले शाह फैसल ने जब राजनीति में कदम रखा तो उनके राजनीति में कदम रखने के फौरन बाद 5 अगस्त 2019 हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, प्राइवेट इंडिविजुअल और बहुत सारे लोग जिसमें मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, ये तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन तमाम लोगों के साथ शाह फैसल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की भी बात की गई और सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार भी लगाई गई कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से विभाजित किया गया और यह भी कहा गया कि जिस असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल 370 को लेकर बिल राज्यसभा में लाया गया, उसके बाद पारित किया गया, उन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। अब इसमें सबसे पहल की थी शाह फैसल ने, लेकिन आज आप जानते हैं 11 जुलाई 2023 से आर्टिकल 370 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का बेंच सुनवाई शुरू करेगा और जो संकेत मिल रहे हैं, कोशिश यह होगी कि जल्द से जल्द इस सुनवाई को खत्म किया जाए और आर्टिकल 370 के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। अब इसके बीच में शाह फैसल ने आज एक बयान दिया है ANI को, जिसमें शाह फैसल ने यह कहा है, ये भी पेटिशनर थे उस समय, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पेटिशनर नहीं हूं, मैंने अपनी पिटीशन विड्रॉ की है। और उन्होंने एक एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैंने अपनी जो पिटीशन थी मेरी राष्ट्रपति के आदेश को लेकर, जिस राष्ट्रपति के आदेश के तहत आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था, मैंने उस पिटीशन को विड्रॉ किया है। और उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर जाकर यह भी कहा कि 370 बहुत सारे कश्मीरियों के लिए मेरी तरह इतिहास का हिस्सा बन चुका है। झेलम और गंगा का मिलन हो चुका है और ये झेलम और गंगा दोनों जो हैं, भवसागर में उनकी मुलाकात अच्छे के लिए हुई है। उन्होंने कहा वापस जाने का तो सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, अब आगे बढ़ने का काम है। यानी शाह फैसल ने संकेत ये दिए हैं कि दफा 370 को लेकर 1953 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जो कुछ हुआ, जब उसमें से कुछ भी वापस नहीं हुआ तो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है उसके वापस होने की भी संभावनाएं कम है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले की सुनवाई करनी है। अदालत क्या फैसला देगी अदालत जानती है। अटकलें लगाना, फैसले के ऊपर अपना विचार देना या फैसला क्या होगा उसको लेकर टिप्पणी करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम छोड़ देते हैं। लेकिन जब फैसल से जो 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने टॉप किया था, जनवरी 2019 में उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। शैला रशीद शाह फैसल के साथ थी और उसके बाद आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 हुआ, शाह फैसल गिरफ्तार हुए, लंबे वक्त तक गिरफ्तार भी रहे और उसके बाद वो खबर भी आई कि शाह फैसल का जो इस्तीफा था उसे रद्द किया केंद्र सरकार ने और दोबारा से शाह फैसल को सिविल सर्विस में सर्विस करने का मौका मिला। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, इस मामले को लेकर शाह फैसल ने जो कहा उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झेलम और गंगा जो है वो मर्ज हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले की सुनवाई करनी है, 5 मेंबर का बेंच है जो इस मामले की सुनवाई करेगा और इस 5 मेंबर की बेंच की जो अगुवाई है वो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे 11 जुलाई को। लगभग 2 दर्जन के करीब पिटिशनें हैं, 24 के करीब पिटिशनें हैं, जिन पिटिशंस ने
जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का कानून जम्मू कश्मीर पुनर्गठन का कानून 2019 जो अब बना था, उस कानून की लीगल वैलिडिटी, यानी क्या कानूनी तौर पर यह कानून सही है, इसको चैलेंज किया था। और उसी कानून के कारण जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हुआ था। और उसके बाद नोटिफिकेशन जो आई, उस नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो तारीखों को लेकर आगे ऑर्डर पास करेगा। और उसके बाद यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है डेडलाइन फिक्स करेगा पार्टियों के लिए कि आप जो है अपना लिखित रूप में जो कुछ आप कहना चाहते हैं आप कहिए, और उसके बाद फिर इस पर बहस होनी शुरू हो जाएगी। नोटिस के मुताबिक 4 और जज साहिबान इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। और जम्मू कश्मीर की यूं कहिए खुशकिस्मती भी कि जम्मू कश्मीर की अदालत में एक लंबे वक्त तक कानून के माहिर, कानून के जानकार और जाने माने जज जस्टिस संजय किशन कौल भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस BR गवई इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे। और जस्टिस सूर्यकांत भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होंगे। यानी 4 लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो है, उनके नाम मैंने आपको बताए। और उसके बाद यह भी मैं आपको बताऊं कि ये जो सुनवाई शुरू हुई है, इस सुनवाई का कारण एक ये भी है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अलग अलग वकील खड़े होते और उनसे गुजारिश करते कि मेहरबानी करके 370 के ऊपर आप सुनवाई शुरू करिए। अर्ली हियरिंग की पिटीशन बहुत सारे लोगों ने डाली और फाइनली अब इस मामले पर सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले जस्टिस कौल, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जो इससे पहले संवैधानिक बेंच बना था, अक्टूबर 2019 में चीफ जस्टिस जो उस समय के थे रंजन गोगोई, उन्होंने वो बेंच बनाया था और उस समय उन्होंने रेफर किया था 28 अगस्त 2019 को। जस्टिस NV रमन्ना जो रिटायर हुए 2020-22 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर वो इस बेंच को हेड कर रहे थे। और उस बेंच में जस्टिस RS रेड्डी 5वें जज थे। आखिरी बार इस मामले की सुनवाई मार्च 2020 में हुई और उस समय आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने यह सवाल था कि क्या इस मामले की सुनवाई 5 जजों का बेंच करेगा या 7 जजों का बेंच करेगा, क्या ज्यादा बड़ा बेंच बनाने की जरूरत है। तो उसको लेकर उस समय जस्टिस NV रमन्ना जो उस समय जिन्होंने उस मामले की सुनवाई की थी, पिटीशंस की सुनवाई 2020 में जब हुई थी, तो उस समय यह फैसला दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि 5 जजों का बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद आप जानते हैं कोविड-19 हुआ। कोविड-19 के कारण इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और मामला यह भी था कि बहुत सारे पिटिशनर थे इस मामले में, और जो पिटिशनर थे वो तमाम अपनी पिटिशन के साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आए थे, क्योंकि आपने आर्टिकल 370 के हक में अगर बात करनी है तो तमाम कागजात भी कोर्ट के सामने रखने हैं। तो उस मामले में यह हुआ कि वक्त लग गया। जहां तक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का ताल्लुक है, उस एक्ट पर मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है। यानी उस एक्ट में जो संशोधन जम्मू किए जाने थे वो सब किए जा चुके हैं। रीऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना था। जम्मू कश्मीर का विभाजन हो चुका है। उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत डिलिमिटेशन होना था, वो डिलिमिटेशन भी मुकम्मल हो चुका है। डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने का मतलब यह कि अब जम्मू कश्मीर में केवल चुनाव होना बाकी है। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर 2020 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जब यह बात कही गई कि अगर आप इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर के जो पुनर्गठन का कानून है वो कानून पूरी तौर पर पूरे तरीके से लागू होगा। और पुनर्गठन के कानून के लागू होने का मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर विभाजित हो जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर लेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम घड़ी की सुइयों को वापस ले आएंगे। उसके बाद 2 मार्च 2020 को इसी बेंच ने कहा कि हम 7 जजेस के बेंच को यह मामला नहीं भेजेंगे, 5 जज ही इस मामले को सुनेंगे। उसके बाद यह भी आपको याद होगा 1959 की एक संपत प्रकाश के मामले की जजमेंट है। उसके बाद प्राणनाथ कौल से जुड़ी हुई एक जजमेंट 1970 की, उसमें भी आर्टिकल 370 को लेकर 2 तरह के व्यूज हैं।
लेकिन उस समय जो केंद्र सरकार का आर्ग्यूमेंट था उसे सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये कहा कि दोनों वर्डिक्ट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसके बाद पेटिशनर्स ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई 2023 से करने जा रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी, जबरदस्त हंगामे के बीच में सुनवाई होगी और दोनों तरफ के वकील यानी जो 370 के हक में हैं वो भी वहां पर अपनी बात रखेंगे, जो खिलाफ हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ये है कि आर्टिकल 370 के ऊपर जब भी जजमेंट आती है, मान लीजिए वो जजमेंट आर्टिकल 370 की रिजरेक्शन के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय खड़े हैं, जो लोग चाहते हैं आर्टिकल 370 को रिजरेक्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दोबारा से बनाया जाए। अब आप देखिए, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर इस आर्गुमेंट को कोर्ट मानती है और फैसला 370 के हक में होता है, 90 सीटों वाली डीलिमिटेशन क्या रिवर्स हो सकती है? लद्दाख में ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को क्या रिवर्स किया जा सकता है? और जो जम्मू कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बन गया है, क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? ये सारे सवाल हैं। और मान लीजिए हक में आता है तो जाहिर सी बात है फिर मोहर लग जाएगी जो बार बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते रहे हैं और जो बात उन्होंने राज्यसभा में भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इसी आर्टिकल 370 में टेम्पररी का शब्द डाला गया है। टेम्पररी का मतलब ही यही है कि यह आर्जी है, थोड़े समय के लिए है, कुछ खास हालात के लिए है और जब भी हालात सामान्य होंगे इसे हटाया जाएगा। तो उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज भी किया बड़ी बार और कहा कि अगर आपको लगता था कि आर्टिकल 370 से ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है तो आपने आर्टिकल 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया, आपने इसको टेम्पररी ही क्यों रहने दिया? ये सवाल उन्होंने किए। अब जो लोग संविधान के जानकार हैं उन लोगों को भी अपनी तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के इस 5 मेंबर बेंच के सामने रखनी है और देखना भी यह होगा कि 11 जुलाई 2023 से एक नया घमासान शुरू होने जा रहा है। तारीख क्या मिलती है, सुनवाई कैसे होती है, क्या इस 5 जजेस का जो ये बेंच है ये तय करेगा कि रोज सुनवाई होगी इस मामले की, हम 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करेंगे, या यूं होगा कि आपने 11 जुलाई को मामला सुना, फिर आपने 23 जुलाई को सुना, फिर आपने अगस्त में सुना, फिर आपने सितंबर में सुना। देखना अब यह होगा कि इस मामले का होता क्या है। लेकिन खबर फिलहाल ये कि शाह फैसल कहते हैं गंगा और जमुना का मेल हो चुका है और मेल होने के बाद ये भवसागर में चले भी गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जिनका पलटना अब संभव नहीं है। कश्मीर भी भूल गया है आर्टिकल 370 को।